तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कनाडा के संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। कनाडा डोमिनियन लोकतंत्रात्मक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला देश है बेसिकली। कनाडा पहले फ्रेंच कॉलोनी था, फिर ब्रिटिश कॉलोनी बना। उत्तरी कनाडा अंग्रेजी भाषा है बोलता है, जबकि निचला कनाडा क्यूबेक प्रांत वाला फ्रेंच भाषी बहुल्य वाला है। इन दोनों भाषा भाषियों के आपसी विवाद के कारण 1865 में क्यूबेक सम्मेलन हुआ, जिसमें कनाडा क्षेत्र के सभी उपनिवेशों ने भाग लिया। इसी क्यूबेक सम्मेलन में वहां संघात्मक व्यवस्था की नींव पड़ी। क्यूबेक सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1867 में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1887 ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 पारित किया। 1867 का यही अधिनियम मूलतः कनाडा का संविधान है। यही वहां संघात्मक व्यवस्था का जनक है तथा वही कनाडा को ब्रिटिश क्राउन के तहत एक डोमिनियन स्टेट बनाता है। व्यवहार में कनाडा एक संप्रभु संपन्न राज्य। 1982 तक कनाडा के संविधान में संशोधन का अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था। 1982 से यह कार्य कनाडा की संसद स्वयं करती है। विशेषताएं क्या है? तो यह ब्रिटिश संविधान के आदर्शों पर आधारित है। यह लिखित एवं अलिखित का मिश्रण है। ब्रिटिश अभिसमयों एवं परंपराओं को यहाँ भी स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिए मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद समूह को उत्तरदायित्व लिखित में नहीं। कनाडा का संविधान कनाडा की जनता द्वारा निर्वाचित संविधान सभा ने नहीं बनाया, बल्कि यह अर्धनिर्मित एवं विकसित संविधान। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण यहाँ संतुलनकारी के रूप में न्यायपालिका है, पर उसे न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार नहीं है। न्यायिक पुनर्वलोकन का संबंध नागरिक अधिकारों से है, न कि केंद्र इकाइयों के आपसी विवाद से। न्यायिक पुनर्वलोकन के तहत न्यायपालिका विधायिका के उन कानूनों को संवैधानिक कसौटी पर कसती है जिनका संबंध नागरिक अधिकारों क्षमता से होता है। फिर कनाडा की संघात्मक व्यवस्था। कनाडा विश्व का पहला केंद्रीकृत संघ है। कैसी बिहार कनाडा व भारत को अर्ध संघ क्वाजी फेडरल कहते हैं। कैसी बिहार कनाडा का संविधान संघीय नहीं है, इसकी सरकार संघीय है। संघात्मक व्यवस्था भारत से बिल्कुल मिलती जुलती है। भारत ने यहीं से जो अपनी संघात्मक व्यवस्था है को लिया है। संघात्मक लक्षण: दोहरी सरकारें, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है। संविधान सर्वोच्च है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। यहाँ प्रांतों को प्रोविंसेस कहा जाता है। यहाँ आपातकालीन व्यवस्था नहीं है भारत की तरह। फिर कनाडा की शासन पद्धति में शक्तियों के विभाजन की जो व्यवस्था निश्चित की गई है, उस व्यवस्था में प्रांतों की अपेक्षा केंद्र की स्थिति अधिक सुदृढ़ है। प्रांतों को यदि हम गौरवान्वित नगर पालिकाएं ग्लोरिफाइड म्युनिसिपैलिटीज कहें तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए प्रांतों की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट के अनुसार लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कनाडा के गवर्नर जनरल द्वारा होती है। कनाडा का गवर्नर जनरल उसे अपने पद से हटा भी सकता है। वेतन भी कनाडा की संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निश्चित किया जाता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की पद्धति केंद्र को प्रांत की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती है। संघीय व्यवस्था के अनुसार सीनेट में प्रांतों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समान प्रतिनिधित्व में प्रांतों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि पहुंचने चाहिए, किंतु कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में सीनेट, संसद, केंद्रीय शासन, तो कनाडा में सीनेट सदस्य केंद्रीय शासन, गवर्नर जनरल और मंत्रिपरिषद द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कनाडा की राज्य व्यवस्था में संघीय परंपरा के प्रतिकूल केंद्र शासन को एक विशिष्ट अधिकार भी प्राप्त है। प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित प्रांतीय कानून को रद्द करने का अधिकार संघ शासन को है। एकात्मक लक्षण: संविधान परिवर्तन में राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार प्रोविंस के गवर्नरों को नियुक्त करती है। फिर यहाँ का द्वितीय सीनेट अन्य संघीय राज्यों की तरह राज्यों द्वारा नहीं गठित किया जाता, बल्कि इसके सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में है। फिर संघीय सरकार को प्रोविंसेस सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानूनों के संबंध में वीटो पावर है। एकहरी नागरिकता और एकल न्यायपालिका है। विधायिका: कनाडा की विधायिका ब्रिटिश सम्राट प्लस गवर्नर जनरल प्लस संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनती है। कनाडा की संसद पार्लियामेंट द्विसदनात्मक है, यानी दो वहां पर एक प्रकार से सदन है, दो चैम्बर है। उच्च सदन को सीनेट तथा निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। सीनेट स्थायी सदन है। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 105 है। गवर्नर जनरल उपयुक्त समझे तो 4 से लेकर 8 तक और भी सदस्य बना सकता है। सीनेट के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ये आजीवन सदस्य होते हैं। 75 साल की उम्र तय तक
सीनेट गवर्नर जनरल को त्यागपत्र दे सकते हैं। कनाडा में सेनेटर बनने के लिए $4000 की संपत्ति होना भी आवश्यक। शक्तियां, हालांकि सैद्धांतिक रूप से कनाडा में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है। सिर्फ वित्त विधेयक यानी मनी बिल ही कॉमन सभा में पहले प्रस्तुत होता है, पर व्यवहार में सीनेट अत्यंत कमजोर है। इस कमजोरी का मूल कारण है इसके सदस्य जनता और उसके राज्यों द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा आजीवन काल के लिए मनोनीत होते। ब्रिटिश मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को छोड़ बाकी सदस्य किसी भी सदन के हो सकते हैं, पर कनाडा के मंत्रिपरिषद में सीनेट से केवल एक मंत्री होता है, वह भी बिना विभाग व पोर्टफोलियो का। यहाँ किसी कानूनी मुद्दे पर गतिरोध सुलझाने की कोई व्यवस्था नहीं है, अंततः सीनेट को झुकना ही पड़ता है। यही कारण है कि कनाडा के सीनेट को कहा जाता है अनुनाद की सभा, हाउस ऑफ इकोज, अर्थात सिर्फ कॉमन सभा के पीछे प्रतिनिधित्व करने वाली या प्रतिध्वनि करने वाली सभा है। सोया हुआ सौंदर्य, स्लीपिंग ब्यूटी, पारिश्रमिक शिथिलता, सुप्राएनुएटेड एडोलेंस। सीनेट में वे ही व्यक्ति स्थान पाते हैं जिनका क्रियाशील जीवन समाप्त हो गया। प्रोफेसर C.F. स्ट्रॉन्ग ने भी इसी प्रकार लिखा है कि कनाडा की सीनेट असंभव बातों के लिए प्रयास करती है। संविधान में उसे ब्रिटिश लॉर्ड सभा के नमूने पर निर्मित करने का प्रयास किया और वंशानुगत सिद्धांत के स्थान पर आजीवन सदस्यता के सिद्धांत को अपनाया गया। स्पीकर तो सीनेट का सभापति स्वीकार होता है, सीनेट का जो सभापति होता है उसे स्पीकर कहते हैं। स्पीकर की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर गवर्नर जनरल करता है। कॉमन सभा, हाउस ऑफ कॉमन, तो इस लोकप्रिय एवं प्रतिनिध्यात्मक सदन में 338 सदस्य होते हैं। इनका निर्वाचन भारतीय लोकतंत्र के सदस्यों की तरह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर होता है। निर्वाचन एकल सदस्य होता है, लेकिन प्रिंस एडवर्ड द्वीप के 2 निर्वाचन क्षेत्र हैलिफैक्स और क्वींस में 2 सदस्य चुने जाते हैं। निर्वाचकीय जिलों क्षेत्रों को रीडिंग कहा जाता है या राइडिंग कहा जाता है। फिर कार्यकाल 5 वर्ष तथा गणपूर्ति 20 सदस्य होती है। कॉमन सभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। कॉमन सभा प्रधानमंत्री के परामर्श पर 5 वर्ष से पूर्व ही भंग की जा सकती है। स्पीकर की स्थिति भारत की तरह ही है। परंपरा अनुसार यह बारी बारी से फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा को दिया जाता है। यह प्रथम एवं शक्तिशाली सदन है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, तो कार्यपालिका ब्रिटिश क्राउन, गवर्नर जनरल व मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। ब्रिटेन में संघीय व्यवस्था है जो मंत्रिमंडलीय शासन और प्रधानमंत्री सरकार के पर्याय है। गवर्नर जनरल नाम मात्र की कार्यपालिका है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा की जाती है। गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि है, न कि ब्रिटिश सरकार का। संक्षेप में इसे सम्राट का व्यक्तिगत प्रतिनिधि कह सकते हैं। नियुक्तियां, तो 1926 के इंपीरियल कॉन्फ्रेंस के अनुसार कनाडा के गवर्नर जनरल की नियुक्ति कनाडा की सरकार की सिफारिश पर इंग्लैंड की महारानी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी या सम्राट द्वारा की जाएगी। कनाडा के गवर्नर जनरल की नियुक्ति करते समय महारानी या सम्राट कनाडा की महारानी क्वीन ऑफ कनाडा के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करती हैं, न कि ब्रिटेन की महारानी के रूप में। 1890 तक गवर्नर जनरल की नियुक्ति क्राउन द्वारा इंग्लैंड के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती थी। इसके बाद गवर्नर जनरल की नियुक्ति में कनाडा के मंत्रिमंडल का परामर्श लिया जाने लगा। लॉर्ड बर्सबरो कनाडा की मंत्रिपरिषद की सलाह पर ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्त प्रथम कनाडीय गवर्नर जनरल थे। 1952 तक ऐसे व्यक्ति को ही गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता था जो कि कनाडा का नागरिक नहीं होता था। ब्रिटेन का कोई कुलीन व्यक्ति इस पर नियुक्त किया जाता था, किंतु 1952 से कनाडा का नागरिक ही इस पद पर नियुक्त होता है। अब कनाडा का नागरिक कनाडा की मंत्रिपरिषद की सलाह से महारानी द्वारा इस पद पर नियुक्त किया जाता है। तो कार्यकाल और वेतन, तो गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो प्राय 6 वर्ष और कभी कभी 7 वर्ष तक चलता है। पहले वह अपने पद ब्रिटिश शासन के साथ पर्यंत बना रहता था। अब गवर्नर जनरल अपनी पदावधि के लिए पूर्णतः कनाडा की सरकार की कृपा पर निर्भर करता है। उसका वेतन कनाडा की संसद ही उसमें परिवर्तन कर सकती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कई बार 6 या 7 वर्ष भी रहता है।
मंडल की सिफारिश पर ब्रिटिश क्राउन इसे हटा भी सकती है। इसे हम कह सकते हैं कि यह ब्रिटिश क्राउन के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। गवर्नर जनरल के पद की आकस्मिक रिक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनता है। गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर से ही कानून बनते हैं। यह बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस संबंध में ब्रिटिश संसदीय परंपरा वाली व्यवस्था है। यह सिर्फ संवैधानिक अध्यक्ष है। यह प्रधानमंत्री की सलाह पर सीनेट के अध्यक्ष की नियुक्ति एवं उसे पद से हटाता है। यह कॉमन सभा के प्रथम संवैध सदन में सिंहासन भाषण यानी स्पीच फ्रॉम द थ्रोन भी करता है। परंपरानुसार दोनों भाषाभाषी बारी बारी से बनते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद कनाडा भी प्रधानमंत्री अवस्था में बदल चुका है। इसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल करता है। इसकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष लेकिन अनिश्चित भी रहता है। मंत्रिमंडल का निर्माण तो कनाडा के मंत्रिपरिषद के विषय में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम में कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह संस्था पूर्णतया अभिसमयों पर आधारित यानी कन्वेंशंस पर आधारित है। कन्वेंशंस के अनुसार कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता को गवर्नर जनरल प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यतः मंत्रिमंडल का निर्माता होता है। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में वही मंत्रिमंडल का आदि और अंत होता है। फिर न्यायपालिका तो कनाडा में भारत की तरह एकल एवं वर्टिकल न्यायपालिका है, न कि यूएसए की तरह दोहरी या हॉरिजॉन्टल न्यायपालिका। कनाडा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार है। वह केंद्र व इकाइयों के मध्य संतुलनकारी पहिया है, न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार नहीं है। अमेरिका व भारत की तरह कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के इन्फोर्समेंट का अधिकार नहीं रखता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाती है। कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव के बाद गवर्नर जनरल इन्हें पद से हटा देता है। न्यायाधीश का कार्यकाल आजीवन या 75 वर्ष का होता है। यह अंतिम अपीलीय अभिलेख न्यायालय है। गवर्नर जनरल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भारत में परामर्श क्षेत्राधिकार के समान वर्चस्व न्यायालय को विचार करने के लिए कह सकता है। कनाडा के राजनीतिक दलों की विशेषताएं। कनाडा की दलीय पद्धति 2 दलीय पद्धति बाइपोलरिटी या बाई पार्टी सिस्टम पर आधारित है। कनाडा में 2 से अधिक दल हैं, किंतु शासन में या राजनीतिक जीवन में प्रभाव की दृष्टि से कनाडा में 2 ही प्रमुख दल हैं। बड़े दल कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ फेडरेशन, सोशल क्रेडिट पार्टी व यूनियन नेशनल्स हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये कनाडा वाला संविधान है वो भी समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो चीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।